में हुआ है, यह खास रिपोर्ट में जानिए। अठारहवीं लोकसभा का पहला सत्र अगले हफ्ते यानी 24 जून से शुरू होने वाला है। ये सत्र 9 दिन यानी 3 जुलाई तक चलेगा। 26 जून से लोकसभा स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी ओम बिरला को दूसरी बार स्पीकर बना सकती है। वहीं सूत्रों के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू स्पीकर पद मांग रही है। विपक्षी खेमा इंडिया गुट भी लोकसभा में मजबूत स्थिति में है। ऐसे में उसे उम्मीद है कि डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष के किसी सांसद को मिलेगा। अगर विपक्ष के सांसद को डिप्टी स्पीकर पद नहीं मिलता है तो विपक्षी खेमा स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारेगा। डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की परंपरा रही है। 16वीं लोकसभा में एनडीए में शामिल थंबी दुरई को पद मिला था। अन्ना द्रमुक के थंबी दुरई को डिप्टी स्पीकर का पद मिला था। 17वीं लोकसभा में किसी को डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया गया। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद काफी अहम होता है। डिप्टी स्पीकर का पद सदन में ताकत का प्रतीक, सत्ताधारी पार्टी या विपक्ष की ताकत का प्रतीक। लोकसभा के कामकाज पर स्पीकर का कंट्रोल। संविधान में स्पीकर के साथ डिप्टी स्पीकर का पद, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के चुनाव का भी प्रावधान। स्पीकर की गैर मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर का रोल अहम। 24 जून से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है। 26 जून को लोकसभा अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करेगी। माना जा रहा है कि स्पीकर के चुनाव में विपक्ष भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकता है। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 293 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली हैं। सूत्रों की माने तो अगर विपक्षी दलों को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया तो वे स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। इसे लेकर अंतिम निर्णय संसद सत्र शुरू होने से पहले लिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट में बात ईवीएम की करते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बिजनेसमैन इलॉन मस्क की पोस्ट को ट्रैग किया है। इस पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा है कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है, किसी को भी जांच करने की अनुमति नहीं है। अखिलेश ने भी ईवीएम पर सवाल उठा दिए हैं, जिसके बाद बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। अमेरिका में ईवीएम के खिलाफ इलॉन मस्क के ट्वीट पर नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। इलॉन मस्क के ट्वीट के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईवीएम पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने पोस्ट किया, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जांच करने की इजाजत नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही है। राहुल गांधी ने मुंबई में एक प्रत्याशी के समर्थकों की तरफ से की गई गड़बड़ी से जुड़ी खबर शेयर करते हुए लिखा, जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है। अब आपको बताते हैं कि राहुल ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा। भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही है। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी हो जाती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। हालांकि मुंबई में ईवीएम को मोबाइल से अनलॉक करने की रिपोर्ट पर चुनाव आयोग कह चुका है कि ईवीएम का मोबाइल से कोई कनेक्शन नहीं है और ईवीएम की काउंटिंग के लिए किसी कोड की जरूरत नहीं पड़ती। ईवीएम पर नए सियासी बवाल के बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है,
अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है, ये बात भाजपाई साफ करें। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ईवीएम पर सवाल उठाने के बाद से हड़कंप मचा है। मस्क ने दावा किया था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, इसे अमेरिकी चुनावों से हटा दिया जाना चाहिए। हालांकि मस्क ने अपने दावों के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया है। मस्क ने ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर की एक पोस्ट को रिट्वीट करके कही। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने, ईवीएम पर राहुल गांधी और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के सवाल उठाने के बाद बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर एलन मस्क के दावों को गलत बताया। राजीव चंद्रशेखर ने लिखा कि एलन मस्क का विचार अमेरिका और अन्य जगह पर लागू हो सकता है, जहां वो इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीनें बनाने के लिए नियमित कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारतीय ईवीएम कस्टम डिजाइन, सुरक्षित और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग है। कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई ब्लूटूथ, वाईफाई, इंटरनेट नहीं है। राजीव चंद्रशेखर का साफ कहना है कि ईवीएम के लिए भारत में सबसे दुरुस्त व्यवस्था है। अब देखना है कि ईवीएम पर शुरू हुआ ये नया विवाद कहां तक जाता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मुंबई पुलिस ने सलमान खान फायरिंग केस से संबंधित एक नया केस रजिस्टर किया है। इस मामले में पुलिस ने प्रदेश के हिंडौली से एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है और उसने जो बताया वो लॉरेंस गैंग को लेकर सबसे बड़ा खुलासा है। सलमान खान के कितने दुश्मन, पॉपुलैरिटी के लिए खतरनाक प्लान, यूट्यूब पर सलमान की हत्या की चर्चा, हिंडौली से गिरफ्तार 25 साल का गुनहगार, मुंबई पुलिस ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई पुलिस ने राजस्थान से इस मामले में आरोपी बनवारी लाल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी को राजस्थान से मुंबई ले जाया गया। उस पर सोशल मीडिया के जरिए सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने के आरोप है और बताया गया कि आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस से प्रभावित है। आरोपी बनवारी लाल ने यूट्यूब के जरिए सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। इसे लेकर मुंबई साउथ साइबर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी और कुछ दिन पहले ही यूट्यूब के जरिए लॉरेंस गैंग का जिक्र करते हुए बनवारी लाल ने एक और वीडियो शेयर किया है। दिनांक 16/6 को प्रातः मुंबई पुलिस की टीम हिंडौली थाने पर आई थी और उन्होंने पुलिस इमदाद मांगी थी। जानकारी करने पर मामला इस तरह से पाया गया कि मुंबई पुलिस के साइबर थाने पर कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है जिसमें बनवारी पुत्र लटूर लाल गुजर वांटेड था और ये एक साइबर ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ प्रकरण है, जिसमें मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस बनवारी लाल को डिटेन किया है। ये फजलपुरा का रहने वाला है और वर्तमान में हिंडौली कस्बे में देव हॉस्टल में निवास कर रहा था। फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाला और बीएसटीसी की तैयारी करने वाला छात्र है। इस मामले में साइबर पुलिस ने धारा 506(2), 504, 34 आईपीसी के साथ आईटी एक्ट 66D के तहत एफआईआर दर्ज की है। मामले की जांच के लिए क्राइम ब्रांच की एक टीम राजस्थान आई थी, जिसके बाद हिंडौली से पुलिस ने 25 साल के बनवारी लाल को धर दबोचा और उसे लेकर पुलिस मुंबई पहुंच चुकी है, जहां उससे सारे राज उगलवाए जाएंगे। क्राइम ब्रांच की टीम ने राजस्थान से एक 25 वर्षीय युवक को जो है वो गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उसे मुंबई लेकर आया गया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्राइम ब्रांच की टीम ने राजस्थान से इस 25 वर्ष
युवक को जो है वो गिरफ्तार किया है। कथित तौर पर यह कहा गया है कि जो युवक है उसने एक यूट्यूब वीडियो बनाया जिसमें सलमान खान को साफ तौर पर उसने धमकी दी, हम आपको बता दें, जिसके बाद एक FIR दर्ज हुई और उसी के आधार पर जो है क्राइम ब्रांच की टीम राजस्थान गई और वहां से जो है उन्होंने इस 25 वर्षीय युवक को जो है वो गिरफ्तार किया। इस शख्स ने YouTube पर अरे छोड़ो यार नाम के एक चैनल पर वीडियो अपलोड किया था जिसमें इसने लॉरेंस गैंग पर चर्चा की थी, साथ ही सलमान खान को मारने की योजना के बारे में भी चर्चा की थी। 14 अप्रैल को सलमान खान के मुंबई स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग हुई थी और इसके ठीक 2 महीने बाद सलमान खान ने मुंबई पुलिस में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई और रिपोर्ट दर्ज कराने के दौरान उन्होंने अपना दर्द भी बयां किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चौदह अप्रैल को सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने सलमान खान के बयान दर्ज कराए हैं, जिसमें उन्होंने जो दर्द बयां किया है वो उनकी जिंदगी की असल सच्चाई है। यह खास रिपोर्ट देखिए। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के मामले में अभी भी मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच जारी है और इसी जांच के तहत मुंबई पुलिस ने सलमान खान और उनके भाई अरबाज खान के बयान दर्ज किए। मुंबई पुलिस के सवाल, सलमान खान के जवाब। सलमान और अरबाज से पूछे 150 सवाल। फायरिंग से कुछ घंटे पहले ही हो रही थी पार्टी। उस दिन जब फायरिंग हुई उससे कुछ घंटे पहले ही सलमान खान के घर पर पार्टी चल रही थी और जब फायरिंग हुई सलमान खान अपने उसी घर में सोए हुए थे। इतना ही नहीं, फायरिंग होते ही सलमान खान की नींद टूट गई थी। 4 जून को मुंबई पुलिस ने 4 घंटे तक सलमान खान से और 2 घंटे तक अरबाज खान से कुछ 150 सवाल किए और उन सवालों के जवाब में जो बयानात सामने आए वो चौंकाने वाले और सलमान के हर एक चाहने वाले को डरा देने वाले हैं, क्योंकि जब फायरिंग हुई उस वक्त सलमान खान अपने घर में ही मौजूद थे और आगे की जो जानकारी सलमान खान ने मुंबई पुलिस को दी वो सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। फायरिंग वाले दिन 14 अप्रैल को अपने घर में मौजूद थे सलमान खान। फायरिंग से कुछ देर पहले सलमान खान के घर में पार्टी चल रही थी। फायरिंग की आवाज सुनकर अचानक सलमान खान की नींद टूटी। सलमान तुरंत अपनी बालकनी में पहुंचे और गोलियों के निशान देखे। सलमान खान ने उस वक्त गेट पर सुरक्षाकर्मी की ओर भी देखा। फायरिंग के वक्त सलमान का परिवार भी गैलेक्सी अपार्टमेंट में था। सलमान के मुताबिक फायरिंग से पहले उन्हें कोई धमकी नहीं मिली थी। सलमान ने बताया कि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से वसूली की कोई कॉल नहीं मिली। सलमान ने मुंबई पुलिस से कहा कि उनकी जान को खतरा है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने सलमान खान के भाई अरबाज खान का बयान इस मामले में एक गवाह के तौर पर दर्ज किया है। अरबाज खान से फायरिंग वाली घटना के साथ साथ पिछले दिनों धमकी भरा लेटर मिलने पर भी सवाल पूछे। 4 जून को 12 बजे सलमान खान के घर पर उनका बयान दर्ज किया गया। क्राइम ब्रांच के 4 अफसरों ने दोपहर को 12 बजे से शाम के 6 बजे तक सलमान और अरबाज से सवाल किए। वहीं मुंबई पुलिस ने सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में लॉरेंस को मुख्य आरोपी माना है और जल्द ही उसकी कस्टडी के लिए प्रोसेस भी शुरू करेगी। आपको बता दें कि जल्द ही मुंबई पुलिस कस्टडी के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। वहीं सलमान खान फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस को मुख्य आरोपी बनाया है और लॉरेंस की कस्टडी के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुछ दिनों में ही मुंबई क्राइम ब्रांच लॉरेंस की कस्टडी के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर सकती है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस को जल्द मुंबई लाया जा सकता है। लॉरेंस फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। मुंबई पुलिस के मुताबिक सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले का मास्टरमाइंड है लॉरेंस।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और अब बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू डिवीजन में पनपे आतंकवाद को सख्ती से कुचलने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग में अमित शाह ने सभी एजेंसियों को मिशन मोड में रहने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा समीक्षा करने के साथ अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा कवर को अभेद बनाने के निर्देश दिए हैं। हाई लेवल मीटिंग में जम्मू में आतंकवाद पर जोरदार प्रहार का प्लान भी तैयार किया गया है, जिसमें इनोवेटिव तरीके से आतंकियों पर कार्रवाई करने की रणनीति बनाई गई है। आतंक के सफाई का बिग प्लान। एक्शन मोड में आए डोभाल और ढुल्लू। पीर पंजाल में सेना ने बिछाया जाल। ऑपरेशन ऑल आउट एक्शन आज से शुरू। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का मंसूबा रखने वाले दहशतगर्दों की अब खैर नहीं है। आतंकियों के संहार का पूरा प्लान बनकर तैयार हो चुका है। दिल्ली में आतंक के खिलाफ ऐसा एक्शन प्लान तैयार हुआ है जिससे सरहद पार बैठे आतंकी आकाओं की भी रूह कांप जाएगी। 2 राउंड में हुई हाई लेवल मीटिंग में आतंकियों के गढ़ में घुसकर उनके सफाई की रणनीति बनाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है। इस हाई लेवल मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, मनोनीत सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह, जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक आर स्वैन के साथ जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अटल डुल्लू भी शामिल हुए। दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग के 2 राउंड में क्या क्या हुआ, अब इसे भी जानिए। सुबह 11 बजे से जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, आतंक के खिलाफ ऑपरेशन, काउंटर इंटेलिजेंस, टेरर फंडिंग को रोकने, एलओसी पर घुसपैठ पर पूरी तरह से रोक लगाने का प्लान तैयार हुआ है। वहीं दूसरे दौर की बैठक जो 2 बजे से शुरू हुई, उसमें अमरनाथ यात्रा, उसके दोनों मार्ग बालटाल और पहलगाम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ यात्रियों की सुविधा और दूसरे कई अहम मसलों पर मंथन हुआ है। गृह मंत्रालय में महत्वपूर्ण बैठक का फोकस इस पोस्टर से साफ जाहिर होता है, जिसमें स्पेशल फोकस ऑन जम्मू रीजन लिखा है, क्योंकि दहशतगर्दों ने कश्मीर घाटी की बजाय जम्मू डिवीजन को टेरर लैंड बनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। जम्मू में आतंकी नेटवर्क मजबूत करने की नापाक साजिश बीते साल से जारी है। इसलिए अब सुरक्षा बलों ने जम्मू में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जैसे मिशन शुरू करने की तैयारी कर ली है, क्योंकि साल 2012 से जम्मू और कश्मीर के रियासी में कभी आतंकवादी वारदात नहीं हुई। लेकिन बीते साल से जारी दहशतगर्दी के खेल में इसी महीने की 9 जून की तारीख को आतंकियों के अंत की डेडलाइन तय हो गई, क्योंकि 9 जून को पाकिस्तान से घुसपैठ कर आए आतंकियों ने वैष्णो देवी के तीर्थ यात्रियों की बस पर हमला कर 9 श्रद्धालुओं की जान ले ली। इस आतंकी वारदात में 41 लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हुए। रियासी अटैक के साथ जम्मू में अलग अलग आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू क्षेत्र में जनवरी 2023 से आतंकवाद की 29 घटनाओं में कुल 42 जान गई। वहीं 1 जनवरी 2023 और 13 जून 2024 के बीच कश्मीर में सिर्फ 24 मौत दर्ज की गई। यानी पाकिस्तानी आतंकी आकाओं ने टेरर का टारगेट कश्मीर घाटी की बजाय जम्मू पर शिफ्ट कर दिया है, जिसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब भारतीय सुरक्षा बल एक्शन शुरू करने जा रहे हैं। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन को डबल बूस्टर डोज भी मिलने जा रहा है। वजह है एनएसए अजित डोभाल के साथ इस मिशन में अजय डुल्लू की मास्टर प्लानिंग। वॉर अगेंस्ट टेरर में अजित डोभाल के बड़े और सक्सेसफुल ऑपरेशन की कहानियां तो सब जानते हैं।
लेकिन अटल डुल्लू के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। अटल डुल्लू बीते 6 महीने से जम्मू कश्मीर में तैनात हैं। खास बात यह है कि पिछले 6 महीने में जम्मू कश्मीर में कई परियोजनाओं को सफल बनाने में अटल डुल्लू का सबसे बड़ा रोल रहा है। अटल डुल्लू ने श्रीनगर मेट्रो कॉर्पोरेशन बिजली की परियोजनाएं, टूरिज्म की परियोजनाओं में अपने अनुभव का इस्तेमाल किया है। गृह मंत्री अमित शाह की बुलाई बैठक में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने सुरक्षा सुदृढ़ करने के साथ अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ करने की पुख्ता रणनीति पेश की है। अटल डुल्लू 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की नौकरशाही में अटल डुल्लू का बड़ा मुकाम है। अटल डुल्लू को साल 2013 में गणतंत्र दिवस पर सराहनीय सार्वजनिक सेवा के लिए राज्य पुरस्कार मिल चुका है। 1996 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए उन्हें रजत पदक मिला है। दिसंबर 2023 में अटल डुल्लू ने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव का पद संभाला। यानी डुल्लू की बनाई रणनीति डोभाल के बनाए मास्टर प्लान पर चलकर अब आतंकियों का खात्मा होगा। सुरक्षा बलों ने अमरनाथ यात्रा को सफल बनाने के लिए जो तैयारियां की हैं, उन्हें देख भी दहशतगर्दों के प्राण सूख जाएंगे। अमरनाथ यात्रा कड़ी सुरक्षा में होगी। इसके लिए जरूरी ट्रुप्स और साजो सामान की समीक्षा भी इस बैठक में की जाएगी। साथ ही अमरनाथ यात्रा रूट पर कोई दिक्कत न हो, इसके लिए AI बेस्ड निगरानी सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा की जाएगी। इससे पहले गृह मंत्री ने शुक्रवार को भी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति को लेकर हुई समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक में गृह मंत्रालय के कई अधिकारियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP, CRPF के आला अधिकारी और इंटेलिजेंस ग्रेड के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था। गृह मंत्री ने सभी अधिकारियों से सुरक्षा के इंतजाम को लेकर सवाल किए और फीडबैक लिया। अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ के लिए साधुओं ने जम्मू में डेरा डालना शुरू कर दिया है। 29 जून से शुरू होने जा रही पवित्र यात्रा के लिए जम्मू के कई मंदिरों में साधु जुटने लगे हैं। आस्थावानों के इस उत्साह की वजह भारतीय सुरक्षा बल की मुस्तैदी है। आतंकियों के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन तेज हो गया है। पीर पंजाल के जंगलों में पनाह लेकर बैठे दहशतगर्दों के खिलाफ इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत दहशतगर्दों को दफन करने के साथ उनके मददगारों को भी सुरक्षा बलों ने शिनाख्त करनी शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के दक्षिणी हिस्से यानी पुंछ, राजौरी और रियासी इलाके की पहाड़ियों के घने जंगलों में पनाह लेने वाले आतंकियों की मदद पहुंचाने वाले ओवरग्राउंड वर्कर की पहचान शुरू हो गई है। सेना के खुफिया सूत्रों की जानकारी बताती है कि OGW कश्मीर से ध्यान हटाने और आतंक की आग को जम्मू के इलाके की तरफ मोड़ने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। दहशतगर्दों ने जम्मू को आतंकी टारगेट बनाने के ऑपरेशन को पीर पंजाल का नाम भी दे रखा है, क्योंकि फौज और सुरक्षा बलों के ताबड़तोड़ ऑपरेशन ने घाटी में आतंक की कमर पूरी तरह से तोड़ दी है। ऐसे में आतंकियों के इस इकोसिस्टम में घाटी में जिंदा रहना और अपना वजूद बचाए रखने में मुश्किल हो रही है। लिहाजा कई लेयर पर अपने ऑपरेशन में तब्दीली करके आतंकी आकाओं ने नया प्लान तैयार किया है। लेकिन जम्मू सीरियल अटैक के बाद टेरर प्लान का पर्दाफाश शुरू हो गया है। डोभाल और डुल्लू की जोड़ी अब आतंकियों और उनके आकाओं का संहार करने जा रही है। दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग में अजित डोभाल का ये कॉन्फिडेंसी आतंकी आकाओं हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर की मौत का सबब बन सकता है।